एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है। इसी तरह जब किसी की जीत होती है तो जीत भी अपने साथ विनम्रता और सहनशीलता लेकर आती है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 6 बार की विश्व चैंपियन है, लेकिन वो अपनी उपलब्धि पर अहंकार में है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी विजय के बाद न सिर्फ अपनी मर्यादा भूल गए, बल्कि घमंड में उस ट्रॉफी का ही अपमान कर बैठे जिसके लिए उनका पूरी दुनिया सम्मान कर रही थी। मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी की ऐसी तस्वीर सामने आई जो न सिर्फ क्रिकेट का अपमान है, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की भी बेइज्जती है। विश्व विजेता बनने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मैदान में दर्शकों के सामने कुछ इस अंदाज में जीत को सेलिब्रेट किया। मैदान पर ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें तो सिर्फ दुनिया को दिखाने की थी। विश्व कप ट्रॉफी के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने क्या हश्र किया, उसकी असली तस्वीर तो मैदान के बाहर सामने आई। पैरों तले वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया का घमंड, ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया क्रिकेट का अपमान। हाथों में बियर की बोतल, गले में वर्ल्ड कप का मेडल और पैरों के नीचे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। यह है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल मार्श। मिचेल टीम के स्टार क्रिकेटर हैं, लेकिन उन पर जीत का ऐसा नशा चढ़ा कि उन्होंने विश्व कप की ट्रॉफी को अपने पैरों के नीचे रख दिया। मिचेल ने ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि इस ट्रॉफी को जीतने के लिए उनकी टीम ने पिछले 1.5 महीने से कितनी मेहनत की थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। शायद मिचेल दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये ट्रॉफी उनके पैरों के लायक है और उनके लिए सिर्फ जीत मायने रखती है, ट्रॉफी नहीं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के इस रुख से पूर्व क्रिकेटर भी गुस्से में है। दोनों कंट्रीज के ना थोड़ा कल्चर को समझना पड़ेगा कि वो कहाँ से आते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिल्कुल वी टेक ऑफेंस, थोड़ा सा इंसल्ट के रूप में हम महसूस करते हैं कि ये तो आप काम कर ही नहीं सकते, पर उनके लिए ना वो बातें बड़ी नॉर्मल है। जिस विश्व कप ट्रॉफी को न जीत पाने पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ गए, जिस ट्रॉफी को न जीत पाने पर टीम इंडिया के खिलाड़ी गम में डूब गए, उस ट्रॉफी को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श ऐसी हरकत करेंगे, खुद ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने भी नहीं सोचा होगा। मिचेल क्रिकेट के बैड बॉय हैं। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में एक मैच के दौरान आउट होने पर उन्होंने गुस्से में दीवार पर अपना हाथ मार दिया था, जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट आ गई थी और उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा था। जीत के घमंड में मर्यादा भूलने की ऑस्ट्रेलियाई टीम की पुरानी आदत है। वो एक टाइप का उसका घमंड दिख रहा है कि हम 5-6 बार ट्रॉफी जीते हैं तो ऐसा करेंगे। जो राम राज्य में रावण ने किया था ना, वो अभी ये मिचेल मार्श ने कर दिखाया है। कितना भी हमारा नॉलेज हो, कितना भी हमारा कैपेसिटी हो, लेकिन इस तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। इसने मिचेल मार्श ने बहुत गलत किया, उसको आईसीसी में बैन करना चाहिए। मिचेल मार्श ने वो बहुत गलत किया है, वो पूरे विश्व का अपमान है। ये भारत में ऐसा वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। ये तस्वीर याद है, साल 2006 में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, तब कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष को पीछे से धक्का देकर मंच से हटा दिया था। उस वक्त भी कप्तान रिकी पॉन्टिंग की आलोचना हुई थी। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना हर किसी का सपना होता है। जाहिर है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का भी सपना होगा, लेकिन इसकी कद्र उन्हें नहीं है। किसी जीत या फिर जीत के बाद मिली ट्रॉफी की कद्र क्या होती है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को भारत से सीखना चाहिए। 1983 का विश्व कप जीतने के बाद कपिल देव ने ट्रॉफी को अपने सिर पर रख लिया था। ट्रॉफी को सिर पर रखने का मतलब है वो ट्रॉफी किसी भी चीज से ऊपर है। पिछले साल फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी तो ट्रॉफी को अपने बगल में लेकर सो गए थे, मानो वो उस ट्रॉफी को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल मार्श ने जिस तरह से विश्व कप ट्रॉफी का अपमान किया, वो खेल भावना का भी अपमान है। हर खिलाड़ी के सर का ताज होता है वर्ल्ड कप, उसकी सालों की तपस्या का इनाम होता है वर्ल्ड कप। एक ऐसा खिताब जिसके लिए सालों साल खिलाड़ी मेहनत करते हैं और लड़ते हैं मैदान पर, ताकि एक दिन वो वर्ल्ड चैंपियन बन पाए।
ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीत तो लिया, लेकिन अगले ही पल उसके ऊपर पैर रखकर ये दिखा दिया कि भले ही वो विश्व विजेता बन गई, लेकिन इस सम्मान को जीतने की हकदार वो कतई नहीं थी। कैमरा पर्सन शंकर शर्मलिक के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, अहमदाबाद। टीम इंडिया ने फाइनल भले ही ना जीता हो, लेकिन करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जरूर जीत लिया। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने जिस अंदाज में खेला, उससे पाकिस्तानी भी फैन हो गए। खिताबी मुकाबले में भारत को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन इस बार पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया के सपोर्ट में खड़े नजर आए। सीमा पार से रोहित शर्मा, विराट कोहली और दूसरे खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश आया है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय क्रिकेट फैंस की तरह ही पाकिस्तानी फैंस को भी वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार पर यकीन नहीं हो रहा। खिताबी मुकाबले में भारत कैसे कमजोर पड़ गया, पाकिस्तानी भी ये सोच कर निराश हैं। जिस अंदाज में टीम इंडिया ने फाइनल तक का सफर किया, उससे पाकिस्तानियों को भी भरोसा था कि वर्ल्ड कप भारत की ही झोली में आएगा, लेकिन नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। भारत ने पूरे टूर्नामेंट में धमाकेदार खेल दिखाया और सभी विरोधियों को मात देकर फाइनल में जगह बनाई। हर खिलाड़ी ने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता, लेकिन फाइनल न जीत पाने की कसक जितना देश के क्रिकेट फैंस में है, उतनी ही बॉर्डर के पार मौजूद क्रिकेट फैंस में भी है। टीम इंडिया का बार बार फाइनल में जाकर हार जाना, वही इस बार भी हुआ। ऐसे क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है, ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी समझ नहीं पा रहे। फाइनल में न जीत पाना भारत के लिए बड़ी समस्या है और उम्मीद यही है कि जल्द ही इस चुनौती से निपटने में भारत कामयाब हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कई लोग ऐसे भी हैं जो टीम इंडिया की हार के बाद खुशी जाहिर करने से बाज नहीं आए। वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भले ही आ रही हों, लेकिन इतना तो तय है कि जो लोग क्रिकेट को समझते हैं और क्रिकेट के सच्चे फैन हैं, वो सभी टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। फाइनल भले ही भारत न जीत पाया हो, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने जिस अंदाज में खेला, उसने सबका दिल जरूर जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और वर्ल्ड कप में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ढांढस बंधाने ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और उस मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और टीम इंडिया के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी अपनी तस्वीर शेयर की। पीएम ने मोहम्मद शमी को गले लगाकर सांत्वना दी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री मोदी जीत में भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं और हार में भी उनके आंसू पोंछते हैं। और अब बात करते हैं उत्तरकाशी टनल हादसे की। सुरंग में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। उत्तरकाशी में 9 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अलग अलग टीमें अलग अलग प्लान पर काम कर रही हैं। राहत बचाव का काम तेज किया जाए, इसके लिए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मांग हमारी यही है कि सबसे पहले जो 41 लोग जो है वहाँ पे फंसे हैं अंदर टनल के अंदर, उनको बाहर निकाला जाए। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, चुनौतियां और खतरा भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग करना भी किसी पहाड़ में कोई कम चैलेंजिंग काम नहीं है, तो वो चुनौती तो जरूर है, लेकिन आप सभी विकल्पों पर काम करना होगा क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा निकल चुका है। लॉजिस्टिक की अभी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सेफ्टी अभी जो इंश्योर की गई है तो सेफ है। सिलक्यारा टनल में फंसी 41 जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद 9 दिन से जारी है। लाइफलाइन के तौर पर टनल के अंदर 6 इंच का पाइप पहुंच चुका है। इसकी मदद से श्रमिकों तक जरूरी चीजें भेजने में मदद मिलेगी। 53 मीटर ये पाइप अंदर गया है और लगातार अगर आप देखें तो जो हमारा 3rd अटेम्प्ट था रात को करीब 6 बजे से लेके और अभी क्या समय हो रहा है 5 बजे के बीच तक में हमने ये 53 इंच का ब्रेक थ्रू कर लिया। श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, इसके लिए फिलहाल 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। डीआरडीओ की रोबोटिक्स मशीन भी सिलक्यारा पहुंच चुकी है। रेस्क्यू में तेजी लाई जाए, इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने भी हादसे वाली जगह का जायजा लिया।
It's looking very positive. That's why we've come here with all of the experts. I've got the best experts for this Himalayan geology here with me. I'm just one, and we're going back to the office to talk about what we've seen, and we need to compare what we've seen here above the tunnel with what we know is happening in the tunnel. And this actually helps us make the proper decision, because we are rescuing those 41 men, and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful with what we do, and that's why we're all here. टनल में फंसे लोगों को बचाना प्राथमिकता भी है और चुनौती भी, इसीलिए कुल मिलाकर 6 प्लान तैयार किए गए हैं। इनमें पहला प्लान है 900 mm का पाइप ड्रिल करना और सुरंग के आकार का रास्ता बनाना, साथ ही सुरंग की छत को मजबूत करना। प्लान 2 में पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग करने को शामिल किया गया है, जिसके जरिए मलबे के पीछे रास्ता तैयार किया जाएगा। टनल के ऊपर 320 मीटर दूरी पर टीम ने ड्रिलिंग के लिए जगह चुनी है। यहाँ से 89 मीटर गहराई तक ड्रिल होगी। जी मीडिया की टीम उस स्थान पर पहुंची है जहां से अब नया रेस्क्यू ऑपरेशन चलना है। सबसे पहले आप यहाँ की ये मार्क की गई तस्वीर को देखिए। बाकायदा यहाँ पर एक रॉड लगा दी गई है और ये रेड कलर का आप जो फ्लैग देख रहे हैं, ये इस बात के लिए इंडिकेशन है कि यही वो स्थान है जहां पर अब ड्रिल की जानी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की जो ड्रिलिंग होगी 2 पाइपलाइन की होगी। पहली पाइपलाइन लाइफलाइन के लिए होगी, यानी जिससे खाने पीने का सामान और साथ में रेस्क्यू करने के इंस्ट्रूमेंट अब उसके थ्रू डाल करके चेक किए जाएंगे। इसी तरह से दूसरी पाइप को यहाँ से ड्रिल किया जाएगा, जिसके जरिए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। इस वक्त जहाँ जी मीडिया की टीम है, ठीक इसी के नीचे मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। केंद्र और राज्य की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। सबका मकसद श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना ही है। रेस्क्यू के लिए प्लान 3 में सुरंग की दाईं ओर से ड्रिलिंग को शामिल किया गया है, ताकि मलबे के पीछे नया रास्ता बनाया जा सके। जबकि प्लान 4 में सुरंग की बाईं ओर से सीधी ड्रिलिंग के जरिए मलबे के पीछे एक और रास्ता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्लान 5 के तहत एंट्री पॉइंट से खुदाई में तेजी लाई जा रही है और 450 मीटर के इलाके पर पूरा फोकस किया जा रहा है। प्लान 6 में मलबे और मलबे चट्टानों के बीच आपूर्ति लाइन बनाए जाने की तैयारी है। इसके लिए माइक्रो ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी। इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक टीम यहाँ पर पहुंची है, जो अभी ऊपर की ओर ही मुआयना करने गए हैं कि अगर ऊपर से ड्रिलिंग करने की ही ज़रूरत पड़ती है, वही रूट काम आता है, तो क्या कुछ जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगा। इसके साथ ही अंदर जहाँ टनल का मेन एंट्रेंस जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये टीम गई थी, अंदर उन्होंने जायज़ा लिया है। तो सिर्फ अपने देश के ही विशेषज्ञों का नहीं, विदेशी विशेषज्ञों की भी पूरी सलाह मशवरा जो है वो लिया जा रहा है। ये टीम यहाँ पर अभी पहुंची है। इससे पहले यूके के भी एक एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंचे थे। और राजस्थान के रण में मोदी का मेगा शो, बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। सीधा आपको हम वहीं लिए चलते हैं। वहां की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें। पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं और आज पीएम मोदी 2 रैली कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी सबसे पहले पाली पहुंचे थे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधा था। इसके अलावा कांग्रेस और इंडिया महागठबंधन को भी आड़े हाथों लिया था। और अभी पीएम मोदी की आप दूसरी रैली की तस्वीरें देख रहे हैं। ये दरअसल रोड शो है पीएम मोदी का और पीएम मोदी इस वक्त रोड शो में आपको नजर आ रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और तमाम दिग्गज नेता चुनावी रण में उतर गए हैं और जनता का विश्वास जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए चुनावी तैयारी के बीच पीएम मोदी का ये रोड शो।
हमास और इजराइल के बीच भीषण युद्ध 7 अक्टूबर से अब तक जारी है। इजराइल बार बार हमास पर गाजा के अस्पतालों को ढाल बनाने के आरोप लगाता रहा है। आज इजरायली सेना ने एक ऐसा खौफनाक सबूत भी दुनिया के सामने रखा है जिसमें अस्पतालों के भीतर बंधकों को बुरी तरह से ले जाया जा रहा है। इस बीच चीन में मुस्लिम देश गाजा जंग को लेकर मंथन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, देखिए ये खास रिपोर्ट। हमास का टॉर्चर रूम, गाजा का अस्पताल, बंधकों पर अत्याचार, अस्पताल में दिखे जल्लाद। गाजा जंग जैसे जैसे भीषण होती जा रही है, दुनिया के सामने इजरायली सेना हमास के आतंक से जुड़े नए खुलासे रखती जा रही है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब कई लोगों को बंधक बनाकर ले जाना, तब अलग अलग जगहों पर इन्हें छिपाने के लिए भी पहले से तैयारी की गई थी। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक बंधक लहूलुहान है, उसे जबरन स्ट्रेचर पर लाया जा रहा है, जबकि एक बंधक को घसीटते हुए अस्पताल के एक वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इस नए वीडियो से इजराइल के दावों की पुष्टि होती है कि जिसमें इजराइल लगातार बता रहा है कि हमास अस्पतालों को अपनी ढाल बनाकर आतंक फैलाता है। Hamas was hiding and murdering our hostages in Shifa Hospital. Hamas was building terror tunnels underneath Shifa Hospital. By now, the truth is clear. Hamas wages war from hospitals, wages terror from hospitals. Everyone who cares about the future of humanity must condemn Hamas. 7 अक्टूबर के बाद से हमास के आतंकियों को इन्हीं अस्पतालों के आसपास इजराइल की सेना घेराबंदी कर मार गिरा रही है। हमास के कई कमांडर इजराइल के हमलों में मारे जा चुके हैं। इजराइल ने अस्पताल के नीचे एक टनल का फुटेज भी जारी किया है। ये टनल 55 मीटर की बताई गई है। हालांकि इजराइल ने टनल के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया है। आपको बता दें कि गाजा में अब तक 11,500 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 2,700 लोग लापता हैं। इजराइल में भी 1,200 लोग मारे गए थे, जबकि 240 से ज्यादा लोग बंधक हैं। इजरायली सैनिकों के मरने की संख्या भी 63 हो गई है, जबकि 23 लाख लोगों ने गाजा पट्टी छोड़ दिया है। दूसरी ओर शिफा अस्पताल को इजराइल की सेना ने अपने कब्जे में लिया हुआ है ताकि आतंकियों को देखते ही मार गिराया जा सके। इस बीच अस्पताल में 6 नवजात बच्चों की मौत का दावा किया गया है। تم اللي هو وفاتهم بسبب تلوث الماء التي كان من الصعب الحصول عليه لتحضير الحليب، وجميع الحالات هم يعانون من تسمم جرثومي وهو وضعهم الصحي في خطر، ونحن الآن تم نقلهم طبعا من خلال 6 أيام। इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो लगातार जारी कर रही है, जबकि हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया है उन्हें छुड़ाने के लिए डील फाइनल दौर में पहुंचती दिख रही है। डील के मुताबिक 50 बंधकों की रिहाई के बदले 5 दिनों के युद्ध विराम पर बात चल रही है। हालांकि अभी तक समझौते का कोई फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है। इजराइल सार्वजनिक रूप से बंधकों की रिहाई की मांग भी कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई मुस्लिम देश गाजा जंग पर महामंथन करने उस देश पहुंचे हैं जो जंग के लिए आग में घी डालने के लिए बदनाम है। फिलिस्तीन अथॉरिटी के आला अफसर और 4 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री सोमवार को चीन पहुंचे हैं। इन देशों को उम्मीद है कि जिस तरह सऊदी और ईरान की दोस्ती चीन ने करवाई, गाजा जंग में भी कुछ यही हो सकता है। 国家召开联合特别峰会，就巴以局势发出清晰而强烈的共同声音，呼吁推动停火止战、保护平民、开展人道救援，落实两国方案。中方对此完全支持。 दूसरी ओर मुस्लिम देशों ने भी जंग रोकने के लिए एक दूसरे का साथ देने की अपील की है। हालांकि ईरान के भड़काऊ बयान जारी हैं। ईरान के मुताबिक इजराइल ये युद्ध कभी नहीं जीतेगा। بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی. इस बीच हुती के विद्रोहियों ने इजराइल को संदेश देने के लिए लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नाम के जहाज को अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हुती ने दावा किया है कि उनके द्वारा हाईजैक कार्गो शिप इजराइल का है। उसके इस दावे को तेल अवीव ने सिरे से नकार भी दिया है, जबकि बंधकों को छुड़ाने के लिए योगा के जरिए खास अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट पर एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई देने के बाद वायुसेना ने रफाल फाइटर प्लेन तैनात कर दिए हैं। 19 नवंबर को दोपहर 2:30 बजे इम्फाल हवाई अड्डे पर यूएफओ दिखाई दिया। खबर मिलते ही वायुसेना ने अपने रफाल फाइटर जेट को रवाना किया। रफाल लड़ाकू विमान में एडवांस सेंसर लगे हुए हैं। इस विमान ने उस इलाके में नीची उड़ान भरी पर उसे कोई यूएफओ नहीं दिखाई दिया। इम्फाल एयरपोर्ट के पास गश्त लगाकर पहला रफाल विमान लौटा। इसके बाद दूसरा रफाल जेट भी भेजा गया, हालांकि उसे भी कोई यूएफओ नहीं मिला। रफाल फाइटर प्लेन की पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर तैनाती की गई है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया है। यह सिस्टम आसमान में मौजूद किसी फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल को मार गिरा सकता है। सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हैं जिसमें आसमान में एक चमकीली वस्तु उड़ान भरती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान इम्फाल एयरपोर्ट पर उड़ान रोक दी गई और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही उड़ान को दोबारा शुरू किया गया। मणिपुर राज्य की सीमा म्यांमार से लगी हुई है और म्यांमार में इस वक्त गृहयुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बात अयोध्या से आए शुभ समाचार की। मंदिर भी वहीं बन रहा है, तारीख भी पूरे संसार को पता चल गई है, लेकिन अब वो शुभ घड़ी भी तय कर ली गई है जब सदियों के इंतजार के बाद एक खास मुहूर्त में श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजेंगे। इस दिन को खास बनाने के लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, देखिए खास रिपोर्ट। शुभ घड़ी आई, प्राण प्रतिष्ठा का समय तय। अयोध्या में विराजेंगे श्री राम। करीब 500 साल के बाद अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में होगी। अयोध्या नगरी की तरह उस दिन पूरा देश राममय हो जाएगा। जिस चरणबद्ध तरीके से अयोध्या नगरी में श्री राम का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, उसके तीसरे चरण में यानी 22 जनवरी 2024 को वो ऐतिहासिक क्षण भी आएगा जब रामलला अपने स्थान पर विराजेंगे, जहां उनका सदियों पहले भी स्थान था। आपको बताते हैं कि 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर अभिजीत मुहूर्त के दौरान जब मृगशिरा नक्षत्र होगा तब विराजमान होंगे श्री रामलला। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू पूजन होगा, उसके जल से रामलला का अभिषेक भी होगा। रामलला की अयोध्या में पालकी भी निकलेगी। सब बहुत बड़ा इंजीनियरिंग ब्रेन, लार्सन टुब्रो, टाटा, हमारे इंजीनियर और ये तमाम प्रकार के इंजीनियरों का डिस्कशन का अच्छा मक्खन निकल कर आया, तब ये बन गया। इस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने के लिए साकेत निलयम में रविवार को बैठक की गई। तय हुआ कि कई चरणों में समारोह की तैयारी होगी, जिसके मुताबिक पहला चरण 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान समारोह की कार्य योजना तैयार होगी। दूसरा चरण 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, जब घर घर संपर्क योजना शुरू की जाएगी। इस दौरान 10 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा। रामलला के विग्रह का चित्र भी भेंट किया जाएगा। तीसरा चरण 22 जनवरी 2024 को शुरू होगा। इस दिन देश भर में दीपोत्सव मनाने की अपील की गई है। घर घर अनुष्ठान भी किए जाएंगे। चौथा चरण 26 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इस दिन से राम भक्त रामलला के दर्शन करेंगे। ये चरण 22 फरवरी तक चलेगा। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए काशी के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वानाचार्य भी होंगे। उनके साथ 150 पंडितों की टोली होगी। ये विभिन्न प्रकार के पारायण और यज्ञ यागादि काम करते रहेंगे और ये सारा कार्य जो चलेगा यह पंडित श्री गणेश्वर शास्त्री दृष्टि की निगरानी में चलेगा। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ की निगरानी में चलेगा। अब ये सब कार्य जो होना है ये 17 दिनांक से आरंभ होगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने देश को जानकारी दी है कि इस तरह की रामलला की भव्य और मनमोहक मूर्ति न तो इससे पहले कभी इंटरनेट पर देखी होगी, न ही ऐसी मूर्ति कभी तैयार हुई होगी। भगवान रामलला के श्री विग्रह का निर्माण कार्य कार्यशाला में हो रहा है। वहां से 17 को बाकायदा शोभा यात्रा के साथ
मंदिर में भगवान को पधराया जाएगा और उसके पश्चात विधि विधान का आरंभ दूसरे दिन से 18 तारीख से आरंभ हो जाएगा। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी देश भर के संतों के साथ मौजूद रहेंगे। देश भर के 4 लाख मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा। पुजारियों का चयन कर उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अभी तक रामलला के पूजन के लिए एक मुख्य पुजारी और 4 सहायक पुजारी होते हैं। खबरों के मुताबिक 115 वैदिकों का इंटरव्यू लिया गया है। आपको बता दें कि इस बीच आज से रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा भी शुरू हो गई है। परिक्रमा में लगभग 42 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा। जैसे जैसे रामलला के विराजमान होने की शुभ घड़ी आ रही है, राम भक्तों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ब्रिटेन में एक हिंदू प्रधानमंत्री हैं। अब अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भी एक हिंदू अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। अमेरिका की जिस रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप हैं, उसी पार्टी के नेता हैं विवेक रामास्वामी। रामास्वामी पेशे से उद्योगपति हैं और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान रामास्वामी ने हिंदू धर्म को लेकर जो कहा, उसे आपको भी सुनना चाहिए। Say my faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. My parents taught me family is the foundation. 7 समंदर पार रामास्वामी ने दिया हिंदू धर्म पर ज्ञान। I believe there's one true God. My parents taught me family is the foundation. ये है विवेक रामास्वामी। पिछले करीब 1 साल से विवेक रामास्वामी अमेरिका की राजनीति में सुर्खियों में है। अगले साल अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से दावेदारी की रेस में हैं। विवेक रामास्वामी भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। एक कार्यक्रम के दौरान रामास्वामी से सत्य के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने पूरे अमेरिका को हिंदू धर्म का मतलब समझाया। I'm a Christian, you're a Hindu, and you've centered your campaign on truth. So a question a lot of the caucus goers have is, what truth? Yes. Where do you find it? Where do you discover it? And then how do you discern it and how do you apply it? My faith is what gives me my freedom. In many ways, my faith is what led me to this presidential campaign, actually. I'll tell you about why. But let me just tell you about my faith. I haven't talked about this on the campaign trail yet. Say my faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. I believe God put each of us here for a purpose. My faith teaches me that we have a duty, a moral duty, to realize that purpose, that we're God's instruments. He works through us in different ways, but we are still equal because God resides in each of us. That's the core of my faith. विवेक रामास्वामी ने अमेरिका के सामने गर्व से कहा वो हिंदू हैं। रामास्वामी ने बताया कि उनका परिवार जब अमेरिका आया था तो वो ज्यादा अमीर नहीं थे। उनके पास सिर्फ माता पिता की दी हुई शिक्षा और संस्कार थे, जो अब उन्होंने अपने बच्चों को दिया है। Zee News.